बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 22.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक कंप्लीट नहीं किया वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से क्लिक करके भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 22.2 क्वेश्चन नंबर 3। जी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा जा रहा है कंस्ट्रक्ट हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल एंड ओगिव। ये सब चीजें हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। और जो हमें डाटा गिवन है दैट इज ग्रुप डाटा। जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास यहाँ क्लासेस तो गिवन है वो ग्रुप की फॉर्म में है, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में अब क्या फर्क है। जो इस तरह से ग्रुप की फॉर्म में दी जाती है दैट इज कॉल्ड द ग्रुप डाटा। तो ये ग्रुप डाटा हमें दिया हुआ है जिसमें हमारा है अमाउंट ऑफ मनी अर्न वीकली, नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। जो हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो क्या है, नंबर ऑफ पीपल है। और जो हमें क्लासेस दी हुई है वो है अमाउंट ऑफ मनी अर्न वीकली। तो क्लास अब सबसे पहला काम हम ये कर लेते हैं कि इन क्लासेस को चेक कर लेते हैं क्या ये अनइक्वल क्लासेस हैं या ये इक्वल हैं। तो चेक कैसे करेंगे हम, इनके दरमियान डिफरेंस फाइंड करके, ठीक है। जैसे यहां पर अगर मैं 40 और 20 के दरमियान डिफरेंस देखती हूं तो मुझे क्या नजर आता है, 20, ठीक है। इनके दरमियान 20 का डिफरेंस है। 70 और 50 के दरमियान डिफरेंस देखें तो इनके दरमियान भी 20 का डिफरेंस है। लेकिन अगर हम 90 और 80 के दरमियान डिफरेंस देखें तो यहाँ पर 10 है, ठीक है। अब फर्क आ गया ना, देखिए यहाँ 20 है, यहाँ 20 है, यहाँ 10 आ गया। इसी तरह से 100 और 110 के दरमियान डिफरेंस 10 का आ रहा है। 120 और 140 के दरमियान डिफरेंस 20 का आ रहा है। इसी तरह से 150 और 170 के दरमियान डिफरेंस 20 का आ रहा है। यानी 10 और 20 के हिसाब से ये क्लासेस चल रही हैं। इसका मतलब है कि ये डाटा जो हमें गिवन है ये भी अनइक्वल क्लासेस पर है, ठीक है। अनइक्वल क्लासेस इंटरवल हमें दी हुई है। तो सेम इसमें भी हमारा मेथड वही होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में फॉलो किया था। यहां पर सबसे पहले हमें हिस्टोग्राम ड्रॉ करना है। तो हिस्टोग्राम के लिए आप देख सकते हैं मैंने टेबल ड्रॉ कर रखा है जिसमें हमें किन किन कॉलम की नीड होगी। सबसे पहले क्लास बाउंड्रीज का कॉलम होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सीबी से। फिर हमें क्लास हाइट चाहिए होगी जिसको हम क्लास विड्थ भी कहते हैं और क्लास इंटरवल भी कहते हैं। यहां मैंने इसको क्लास हाइट इसलिए कहा क्योंकि इसको रिप्रेजेंट एच स्टेरिक से किया जाता है, ठीक है। फिर हमें एक कॉलम फाइंड करना होगा एडजस्टेड हाइट जिसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी अपॉन हाइट एच, ठीक है। तो चले फिर हम स्टार्ट करते हैं इन कॉलम्स को फाइंड करना। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री के लिए हमें अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करनी होगी। फॉर्मूले आपके सामने हैं। ये लोअर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला होता है लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन 2। अपर क्लास लिमिट अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला है अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन 2। अब यहां पर जैसे कि आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी बताया था कि जो डी है, डी फाइंड करने का मेथड यहां डिफरेंट होगा। जैसे कि हम अनग्रुप डाटा में फाइंड करते थे डी, वहां इस तरीके से फाइंड नहीं करेंगे। अब देखें डी फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है। D is equals to lower class limit of second class. What is the meaning of second class? This is first, second, third, fourth, fifth and sixth. ठीक है, यहां बात किसकी हो रही है, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास, यानी कि इस वाली क्लास की बात हो रही है। और लोअर क्लास लिमिट का मतलब है ये वाली क्लास लिमिट। दिस इज ऑल लोअर क्लास लिमिट एंड दिस इज ऑल अपर क्लास लिमिट। आई होप कि आपको बात पूरी तरह से समझ आ गई होगी। आगे देखिएगा लिखा हुआ है माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। बात इस वाली क्लास की हो रही है यानी कि फर्स्ट क्लास। और कौन सी क्लास की बात हो रही है,
अपर क्लास लिमिट यानी ये वाली। तो आप अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला फर्स्ट वी फाइंड डी। ठीक है, डी फाइंड कर लेते हैं। तो देखिएगा जी, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास का मतलब है कि हम यहां पर क्या लेंगे 50 और उसको माइनस कर देंगे अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास से, यानी ये हमारी फर्स्ट क्लास है और ये है अपर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट यहां पर क्या है 40, इसको हम माइनस कर देते हैं। फोर्टी से, ठीक है। अब देखिए यहां पर 50 में से जब 40 को माइनस करेंगे तो मेरा डी क्या आ जाएगा 10 आ जाए। ठीक है, डी हमारे पास क्या आ चुका है 10। अब यहां देखें डी तो मैंने फाइंड कर लिया। अब मुझे क्लास बाउंड्री फाइंड करने के लिए दो तरह की क्लास बाउंड्री फाइंड करनी होगी, एक लोअर क्लास बाउंड्री और दूसरी अपर क्लास बाउंड्री। दोनों के फॉर्मूला आपके सामने यहां मेंशन है। तो सबसे पहले मैं लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड कर लेती हूं और फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री फाइंड करने जा रही हूं। फॉर्मूला मेरा है लोअर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास लिमिट माइनस डी अपॉन 2। तो लोअर क्लास लिमिट से मुराद यहां पर क्या है 20 है। ठीक है, मैं फर्स्ट क्लास की बात कर रही हूं क्लास। यहां देखें सबसे पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं लोअर क्लास बाउंड्री। ठीक है, आगे फॉर्मूले में लिखा हुआ है लोअर क्लास लिमिट, ये है ही लोअर क्लास लिमिट 20 माइनस डी अपॉन 2। डी मेरा क्या आ रहा है 10। अभी हमने डी फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद देखें जी, यहां पर अगर मैं कैंसिल करती हूं 10 को 2 से तो ये इजीली कैंसिल हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ठीक है, तो यहां क्या आ जाएगा -5, यानी मेरे पास लोअर क्लास बाउंड्री क्या आ गई 20 में से 5 को माइनस करूंगी तो यहां आ जाएगा 15। ठीक है, तो पहली लोअर क्लास बाउंड्री मेरे पास आ चुकी है 15। उसके बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला आपके सामने है, दैट इज अपर क्लास लिमिट प्लस डी अपॉन 2। देखिए फॉर्मूले कोई मुश्किल नहीं है। जब लोअर क्लास बाउंड्री की बात हो तो हम लोअर क्लास लिमिट लेते हैं और डी अपॉन 2 को क्या करते हैं माइनस करते हैं। जब अपर क्लास बाउंड्री की बात हो तो हम अपर क्लास लिमिट लेते हैं और डी अपॉन 2 को प्लस करते हैं। तो फॉर्मूले लॉजिकल है लेकिन मुश्किल नहीं है, इजीली याद कर सकते हैं आप। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अपर क्लास बाउंड्री जो कि इक्वल है अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट मेरी क्या है 40, उसके बाद आगे है प्लस डी अपॉन 2। डी हम फाइंड कर चुके हैं, दैट इज 10। ये हो जाएगा 10 अपॉन 2। जी, यहां पर हम इसी तरह से कैंसिल कर देंगे। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 5। ठीक है, तो अपर क्लास बाउंड्री मेरी क्या आ गई 40 प्लस 5 हो जाएगा 45। ठीक है, अपर क्लास बाउंड्री क्या आ चुकी है 45। तो देख सकते हैं लोअर क्लास बाउंड्री मेरी 15 है फर्स्ट क्लास से जो मैंने फाइंड की, जबकि अपर क्लास बाउंड्री क्या आ चुकी है 45। तो हम लिख लेते हैं इसको, लोअर क्लास बाउंड्री आई है 15 और इसकी लिमिट है 45
5। ठीक है, तो क्लास मैंने आपसे कहा था कि हम हर बार अपर जो क्लास बाउंड्री है वो फाइंड नहीं करेंगे, सिर्फ एक क्लास की फाइंड करेंगे और बाकी क्लास की हम कैलकुलेट करते हुए खुद ही यहां पर निकालते जाएंगे। इसके लिए हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक जब आ जाती है तो हमें अंदाजा हो जाता है कि बाकी किस तरीके से आएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर फर्स्ट करें मैं यहाँ पर अगर सेकंड क्लास की क्लास बाउंड्री फाइंड करती हूँ, तो अगर मैं लोअर क्लास लिमिट की जगह ये पुट करती हूँ यहाँ पर 50, तो जाहिर है कि ये देखें डी तो चेंज नहीं होगा ना, डी तो सब में वही रहेगा क्योंकि डी तो आ चुका है 10। डी चेंज नहीं होता, ठीक है, हमारी क्लासेस चेंज होती है लेकिन डी हमारा सेम वही रहता है। अगेन फिर देखें मैं 50 में से जब 5 को माइनस करूंगी तो मेरा क्या आ जाएगा 45, ठीक है, और 70 में जब मैं यहां +5 ऐड करूंगी तो हो जाएगा 75। तो आप देख रहे हैं कि हर लोअर क्लास लिमिट में से 5 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जबकि अपर क्लास लिमिट में 5 प्लस हो रहा है। हर क्लासेस में हम यही करते जाएंगे तो हमारी क्या आती जाएगी, क्लास बाउंड्री आती जाएगी। तो देखें यहां पर मुझे 50 में से माइनस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 45, जबकि यहां पर मैं 5 प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 75। सेम इसी तरह से यहां पर 5 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 75, जबकि यहां 5 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 95। सेम इसी तरह से यहां पर अगर मैं 5 को माइनस करती हूं तो 100 में से 5 माइनस होकर 95 होगा, और अगर मैं इसमें 5 प्लस करती हूं तो ये क्या हो जाएगा 115 हो जाएगा, 110 है, 110 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 115। ठीक है, उसी तरह से यहां देखिएगा 120 में से जब 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 115 यानी कि 115, और 140 में जब 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 145। ठीक है, उसके बाद यहां देखिएगा 150 में से जब हम 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 145, इसी तरह से जब मैं इधर 5 को प्लस करूंगी तो ये हो जाएगा 175। ये देख सकते हैं आप, ये मेरी यहां पर क्लास बाउंड्री आ चुकी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं क्लास हाइट। जी, तो क्लास अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट कॉलम, दैट इज क्लास हाइट। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच स्टार से, छोटा सा स्टार आपको नजर आ रहा है, दैट इज क्लास हाइट। तो क्लास हाइट मालूम करने का फॉर्मूला मेरे पास है, क्लास हाइट इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री, यानी अपर क्लास बाउंड्री में से अगर मैं लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस करती हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, क्लास हाइट मिल जाएगा, यानी कि एच स्टार मिल जाएगा। तो कर लेते हैं फिर। ठीक है, सबसे पहले हम फर्स्ट क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट क्लास बाउंड्री से मेरी अपर क्लास बाउंड्री है 45 और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 15। यहां हम फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करते हैं। दी अपर क्लास बाउंड्री है 45 माइनस 15। ठीक है, तो यहां पर जब हम 45 में से 15 को माइनस करेंगे तो मेरा एच स्टार आ जाएगा 30। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास हाइट मुझे मिल गई है जो कि है 30। अब हम सेकंड फाइंड कर लेते हैं। जी, सेकंड के लिए क्या करेंगे, हम फिर यही काम करेंगे।
अपर क्लास बाउंड्री में से माइनस कर देंगे, लोअर क्लास बाउंड्री को यानी 75 में से 45 को माइनस करेंगे। जी 75 माइनस 45 आ जाएगा 30। जी अब हम फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम थर्ड क्लास बाउंड्री में से, यानी सेकंड थी, अब मैं थर्ड फाइंड कर रही हूं। देखिए इस तरह से नंबरिंग करते जाएं ताकि आपको पता रहता रहे कि कितने आप जो है वो क्लास हाइट फाइंड कर चुके हैं। इसी तरह से सेम यही काम हम यहां करेंगे। 95 में से 75 को माइनस करेंगे। -95 माइनस 75। जी 95 में से 75 जब माइनस होगा तो ये आ जाएगा 20। तो क्लास हाइट मेरी थर्ड आ चुकी है 20। इसी तरह से अब हम फोर्थ वन फाइंड कर लेते हैं। तो फोर्थ मेरी क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री 95, अपर है 115। तो अब हम फोर्थ मालूम कर रहे हैं तो यहां 4 नंबरिंग कर दीजिएगा। जी फोर्थ पे लिखा हुआ है 115 माइनस 95। जी 115 में से जब हम 95 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 20। ठीक है, इसी तरह से अब हम आ जाते हैं फिफ्थ क्लास बाउंड्री की तरफ। तो फिफ्थ क्लास बाउंड्री से जब हम क्लास हाइट फाइंड करेंगे तो यहां पर फिफ्थ पे क्या लिखा हुआ है, 145 में से मुझे माइनस करना है 115 को। तो यहां क्योंकि हम फिफ्थ मालूम कर ले तो यहां नंबरिंग फिफ्थ कर दीजिएगा। जी अब मुझे माइनस करना है 145 से 115 को। जी तो यहां पर क्लास हाइट मेरी आ जाएगी, जब हम 145 में से 115 को माइनस करेंगे तो यहां पर रिमेनिंग होगा 30। ठीक है, तो क्लास हाइट मेरी फिफ्थ क्या आ चुकी है 30। उसी तरह से सिक्स फाइंड कर लेते हैं। 175 में से माइनस करेंगे 145 को, यहां से कर लेती हूं। जी लास्ट वन 175 माइनस 145, ये कितनी आ गई 30 आ गई। ठीक है, तो यहां लास्ट मेरी क्लास हाइट आ चुकी है 30। देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारी क्लास हाइट आपके सामने फाइंड कर ली है। अब हम इन्हें कॉलम में लिख लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट मेरी क्या आ रही थी 30 आ रही थी, फिर सेकंड भी मेरी 30 थी, उसके बाद फिर थर्ड 20 आ रही थी, जी उसके बाद फोर्थ भी मेरी 20 थी, जी फिफ्थ आ रही थी 30, जबकि सिक्स वन भी 30 थी। जी तो ये देख सकते हैं सारी क्लास हाइट हम फाइंड कर चुके हैं। अब हम फाइंड कर लेते हैं एडजस्टेड हाइट। तो एडजस्टेड हाइट का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को क्लास हाइट से डिवाइड कर देते हैं, यानी हर फ्रीक्वेंसी को उसी की क्लास हाइट से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा एडजस्टेड हाइट। तो फाइंड कर लेते हैं। ये देखें फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है 2 है,
इसको हम डिवाइड करेंगे क्लास हाइट यानी कि 30 से। इसी तरह से सेकंड है 6, उसको भी हम डिवाइड कर देंगे 30 से। सेम इसी तरह से यहां देख सकते हैं 12 है, 12 को डिवाइड कर दूंगी मैं 20 से। जी आप देख सकते हैं सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पर डिवाइड करके लिख दी है। अब हम एक कैलकुलेटर लेंगे और कैलकुलेटर से 1 बाय 1 हर वैल्यू को डिवाइड कर करके उसकी वैल्यू जो भी डेसिमल में आ रही होगी वो यहाँ लिखेंगे। लेकिन क्लास कोशिश कीजिएगा डेसिमल में जब आप लिख रहे हो तो पॉइंट के बाद वैल्यू को मैक्सिमम बस 2 डिजिट तक लेंगे, ठीक है जी। जब हमने फर्स्ट को डिवाइड किया 2 को 30 से तो आंसर आ रहा है 0.06, ठीक है। इसी तरह से 6 को जब हम डिवाइड करते हैं 30 से तो आ जाएगा 0.2। जी ठीक है, तो ये देख सकते हैं पूरा कॉलम आपके सामने मैंने बना दिया है। हर किसी की वैल्यू कैलकुलेट करना भी यकीनन आपको आ गई होगी, किस तरीके से हम क्लास बाउंड्री फाइंड करते हैं, कैसे हम क्लास हाइट फाउंड करते हैं और उसके बाद हम एडजस्टेड हाइट, तो सब कॉलम आपके सामने है क्लास। अब आप इस टेबल को अपने पास किसी रजिस्टर में, किसी कॉपी में, जिसमें भी आप कर रहे हैं काम उसमें कॉपी करके रख लीजिए, क्योंकि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये टेबल आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा। आप सिर्फ ग्राफ को देखते हुए अपनी टेबल से वैल्यूज को खुद ही टैली करते जाइएगा, ठीक है। यहां पर ये बार बार आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा, इसलिए आपको मैं कह रही हूं कि आप इस टेबल को अपने पास नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज कीजिए और टेबल अपने पास नोट कर लें। आप चलते हैं हिस्टोग्राम ग्राफ की तरफ। क्लास आ गए हिस्टोग्राम ग्राफ की तरफ। उम्मीद है कि इसका टेबल आप लोगों ने अपने पास नोट कर लिया होगा। आपसे कहा था कि जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो टेबल आपकी स्क्रीन पर शो नहीं होगा, ठीक है। तो लिहाजा वीडियो को पॉज करके टेबल को अपने पास नोट डाउन कर लीजिए और ग्राफ में जैसे जैसे हम प्लॉट करेंगे उसको आप अपने टेबल से टैली कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम हिस्टोग्राम का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं। देखिए इसका ग्राफ जो है बिल्कुल उसी तरीके से प्लॉट होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था हिस्टोग्राम का ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्लास बाउंड्रीज, जबकि वाई एक्सिस पे आ जाएगा एडजस्टेड हाइट, ठीक है। 2 कॉलम बना चुके थे हम, एडजस्टेड हाइट और क्लास बाउंड्री का। तो अब यहाँ पर जो है हमने किस तरीके से स्केल बनाया है, डिजाइन किया है, वो देख लीजिए। ये स्केल आपके सामने है। वैसे तो देखिए मेरे पास तो बोर्ड है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है स्केल, लेकिन आप ये स्केल कहाँ लिखेंगे, ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर, ठीक है। ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर मैं भी लिख सकती थी, लेकिन फिर आपको इतना वाज़ेह नजर नहीं आता, इसलिए मैंने बोर्ड का यूज किया स्केल लिखने के लिए। आप सेम यही स्केल कहाँ लिखेंगे, ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर। तो अब देखिए स्केल क्या है। अलोंग एक्स एक्सिस पे मैंने किस तरीके से डिवाइड किए हैं स्मॉल स्क्वायर को, कि 2 स्मॉल स्क्वायर को मैंने 5 यूनिट के इक्वल रखा है, क्योंकि हमारी जो क्लास बाउंड्रीज की जो वैल्यूज थी वो बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही थी, ग्रेटर वैल्यू थी और हमें ग्राफ पर एडजस्ट करनी थी। तो लिहाजा मैंने 2 छोटे छोटे जो स्मॉल स्क्वायर होते हैं उनको 5 यूनिट्स के इक्वल रखा है, ठीक है। 2 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी हर 2 स्मॉल के बाद 5 यूनिट का इजाफा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं 5 यूनिट के हिसाब से आपको नहीं दिखा रही, मैंने यहाँ पर सिर्फ वही वैल्यू शो की है जो कि हमारे टेबल में मौजूद है, हर वैल्यू को शो नहीं किया। उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस पे आप देखिएगा tan स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 0.1 यूनिट, यानी कि हर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद हमारे पास 0.1 का इजाफा होता जा रहा है, यानी 0.1, 0.2, 0.3, हर tan स्मॉल स्क्वायर के बाद 0.11 का इजाफा होता जा रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्लॉटिंग कर लेते हैं। आप जो टेबल आपने नोट किया उसको अपने सामने रखिएगा और अब हम ग्राफ पेपर पर हिस्टोग्राम की प्लॉटिंग करने जा रहे हैं जी। तो क्लास आ गए ग्राफ की तरफ, देख सकते हैं, ठीक है। ये एडजस्टेड हाइट है, ये क्लास बाउंड्रीज आपके सामने मैंने नोट की हुई है। वैसे तो 2 स्मॉल स्क्वायर 5 यूनिट्स के मैंने इक्वल लिया है, लेकिन यहाँ पर हर वैल्यू को मैंने मेंशन नहीं किया, क्योंकि अगर मैं हर वैल्यू को दिखाती तो फिर इतनी सारी वैल्यूज हो जाती कि आपके लिए जो रियल वैल्यू है उसको ढूंढने में काफी मुश्किल होती है। लिहाजा मैंने सिर्फ उन्हीं वैल्यू को प्लॉट किया जो कि हमारे टेबल में। तो क्लास अब जरा यहाँ पर आप देखिएगा कि जो हमारी फर्स्ट क्लास बाउंड्री है वो क्या है,
वो हमारी है 15 से लेकर 45 तक, ठीक है, 15 से लेकर 45 तक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक। और यहां पर आप याद रखिएगा कि जो हिस्टोग्राम का ग्राफ, यहाँ जो भी इसमें ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो एक्स एक्सिस पे हम जीरो नहीं लेते, ठीक है। वाई एक्सिस जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन एक्स एक्सिस जीरो से स्टार्ट नहीं होता। कुछ स्मॉल बॉक्सेस छोड़ने के बाद हम वैल्यू को काउंट करना शुरू करते हैं। आपकी मर्जी है, आप जितने भी स्मॉल बॉक्सेस छोड़ना चाहें। मैंने यहाँ पर कुछ स्मॉल बॉक्सेस जो है वो छोड़ने के बाद यहाँ पर 15 से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। आपकी मर्जी है, आप इससे ज्यादा भी छोड़ सकते हैं, इससे कम भी। और ग्राफ को भी आप देख सकते हैं, मैंने थोड़ा टेढ़ा बनाया है, यानी जिस तरह से हम जहां पर हम वाई एक्सिस को लेते थे उसको मैंने एक्स एक्सिस बनाया, और जहां पर हम एक्स एक्सिस को लेते थे उसको वाई एक्सिस पे बनाया। वजह इसकी ये है क्योंकि मेरे पास क्लास बाउंड्रीज की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी थी, लिहाजा मुझे ग्राफ को ऐसे करना पड़ा। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्जी है, आप ऐसे बिल्कुल बना सकते हैं जी। उसके बाद देखिएगा 15 से लेकर 45 तक जो मेरे पास एडजस्टेड हाइट आ रही है वो है 0.06। 0.06 का मतलब है कि मैं जीरो के बाद से काउंट करूंगी 0.01, 0.1। बॉक्स जो है वो चूंकि 0.01 को शो कर रहा है, तो यहां पर देखें, यहां पर इसका हाफ क्या हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। और मुझे कहां पर जाना है, 0.06, यानी 0.05 इसका हाफ होगा, और एक स्मॉल बॉक्स हम ऊपर आ जाएंगे तो 0.06 हो जाएगा। तो मैं यहां पर आपके सामने प्लॉट कर देती हूँ पॉइंट 15 के ऊपर, बिल्कुल ये देख सकते हैं यहां पर 15 के ऊपर ये मैंने पॉइंट लगाया, और मुझे कहां तक बनाना है, 45 तक। तो इसी पॉइंट के बिल्कुल सामने यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से आपने पॉइंट को ज्वाइन कर देना है जी। तो नेक्स्ट क्लास बाउंड्री मेरी है 45 से लेकर 75 तक। तो देखें ये रही 45 से लेकर 75 तक। यहां पर मेरी एडजस्टेड हाइट क्या आ रही है, एडजस्टेड हाइट है 0.2। ये 0.2 आपके सामने नजर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल इसी के सामने हम प्लॉट लगा देंगे पॉइंट। ये देखें यहां पर हम पॉइंट लगा देते हैं इसी लाइन में, ये रहा 0.2। और मुझे कहां तक लगाना है, 75 तक। तो 75 की लाइन में लीजिए, बिल्कुल इसके सामने यहां पर, ठीक है। अब हम इनको स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। आपको पता है कि हिस्टोग्राम ग्राफ जो है वो बार की सूरत में बनता है, तो देख सकते हैं यहां पर बार बन रहे हैं। अब इसमें देखिए कोई बार जो है वो लेंथ में ज्यादा लंबा होगा और किसी की विड्थ ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो क्लास इंटरवल गिवन है वो अनइक्वल है, ठीक है, इक्वल नहीं है। लिहाजा ये भी हमारे जो बॉक्सेस हैं, जो आपको जो नजर आ रहे हैं रेक्टेंगल, ये भी एक जैसे नहीं होंगे। कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा, कोई चौड़ा ज्यादा होगा और कोई पतला ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेंगे, यही अनइक्वल क्लास की पहचान है जी। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ, जो कि है 75 से लेकर 95 तक, ठीक है। क्लास बाउंड्री कितनी है, 75 से 95 तक। तो 75 यहां से स्टार्ट हो रहा है, 95 ये रहा, और इस पर मेरी एडजस्टेड हाइट है 0.6। तो देख सकते हैं 0.6 ऊपर है। इसी लाइन में जब हम ऊपर आएंगे तो यहां पर इसके बिल्कुल 0.6 के सामने हम पॉइंट लगा देंगे, ये देख सकते हैं 75 के बिल्कुल ऊपर और 0.6 के सामने, ठीक है। और कहां तक जाना है हमें, 95 तक। तो एक पॉइंट हम 95 के बिल्कुल इस तरह से जिस लाइन पे ये लगा है इसी के साथ हम यहां लगा देंगे, 95 से ऊपर और 0.6 के सामने। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं स्केल से।
जी, ये देख सकते हैं हमारी थर्ड क्लास बाउंड्री भी आपके सामने बन चुकी है, उसका बार भी हम बना चुके हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ क्लास बाउंड्री की तरफ, जो कि है 95 से लेकर 115 तक। तो 95 से लेकर 115 तक जो मेरी एडजस्टेड हाइट है वो कितनी है, 0.7। ये 0.7 आप देख सकते हैं सबसे ऊपर है पॉइंट, तो यहाँ पर 0.5 पे हम इसी लाइन में इसी बार के साथ हम लगा देंगे पॉइंट। ये आ गया मेरा 0.7 और हमें कहां तक लगाना है, 115 तक। तो 115 यहां पर आ रहा है, ये देखें, ये 2 पॉइंट आपके सामने है। अब इनको मैं ज्वाइन कर देती हूं आपके सामने। ये देख सकते हैं, ये मेरे पास फोर्थ क्लास बाउंड्री का जो रेक्टेंगुलर है वो बन चुका है, ठीक है, वो बार बना दिया हमने। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ की तरफ, वो है 115 से लेकर 145 तक, जिसकी एडजस्टेड हाइट है 0.13। जी ये देखें, 115 यहीं से स्टार्ट होगा यकीनन, और मुझे एडजस्टेड हाइट कितनी लेनी है इसकी, 0.13। 0.13 का मतलब है कि मेरा 0.1 से ऊपर 3 बॉक्सेस में और काउंट कर लूंगी, या 3 स्मॉल बॉक्स या 3 स्मॉल स्क्वायर में मजीद इसमें काउंट कर लूंगी। तो देखिए 0.11, 0.12, 0.13 यहां आ रहा होगा, ठीक है। 0.1 से 3 स्मॉल स्क्वायर ऊपर लेंगे हम, यानी कि यहां पर लेंगे हम ये देखिए, ये 3 स्मॉल बॉक्स ऊपर लिया, यहां पर तो मेरा 0.1 आ रहा था, और मैं 3 स्मॉल बॉक्स स्क्वायर अगर ऊपर लूंगी तो 1 2 3, ये देखिए पॉइंट यहां आ गया। और मुझे कहां तक लेना है, 145 तक। तो 145 के सामने भी बिल्कुल इसी लाइन पे मुझे सेम इसी स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर के सामने मैं यहां पर पॉइंट लगा दूंगी। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरी है 115 से लेकर 115 से 145 तक हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं 145 से लेकर 175 तक। 145 यानी यहीं से स्टार्ट होगा, 175 यहां पर एंड होगा। इस पर मेरी एडजस्टेड हाइट कितनी है, 0.06। देखिए 0.06 हमने पहले भी लगाया हुआ है, तो हमें पता है कि ये वाली लाइन 0.06 की है, तो 0.05 यहां है, तो यकीनन 0.05 इससे एक स्मॉल बॉक्स स्क्वायर ऊपर होगा, ठीक है। तो ये देखें, इसी लाइन में आ जाते हैं हम, ये रहा, यहां पर हम प्लॉट करेंगे। यहां पर 0.05 है हाफ, और एक स्मॉल बॉक्स स्क्वायर ऊपर जाएंगे तो 0.06 हो जाएगा। कहां तक जाना है मुझे, 75 तक। तो बिल्कुल सेम इसी स्मॉल बॉक्स के सामने में 175 के ऊपर यहां पर लगा दूंगी, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। अब इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से सारे जो है बार आपके सामने ड्रॉ कर दिए मैंने। अब आप चाहे तो इनको खूबसूरत बनाने के लिए, मजीद अच्छा करने के लिए इन पे कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं, पेंसिल शेड कर सकते हैं, ये अब आपकी मर्जी है। नॉर्मली पेंसिल शेड से भी ये बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरीके से आप बना सकते हैं। मैं तो खैर रफली बना रही हूँ, आप इसको बाकायदा फेयर तरीके से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। और अगर नहीं भी बनाते हैं तो इट्स ओके, आपका मेन काम जो था वो आपने कर दिया है, ग्राफ आपका बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा काम कर देते हैं कलरिंग का तो और ज्यादा खूबसूरती आ जाती है, ठीक है। चलिए मैं आपको शेड्स से रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पर हिस्टोग्राम का ग्राफ कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी, हिस्टोग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम आ चुके हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। तो देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का टेबल आपके सामने है। मैंने यहाँ पर कॉलम बना दिए हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा क्लास लिमिट फ्रीक्वेंसी,
फिर यहाँ पर हम लेंगे क्लास मार्क्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। तो क्लास देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो जैसे कि जब हमने ये अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को बनाया था, उस वक्त भी मैंने आपसे ये कहा था कि क्लास जब भी कभी आपके पास ग्राफ कुछ इस तरीके से आए कि आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कहा जाए, तो आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी के साथ उसको नहीं बनाएंगे, बल्कि उसमें 3 ग्राफ आपके बनेंगे। एक जो हम बनाएंगे वो क्लास मार्क और फ्रीक्वेंसी के दरमियान होगा ग्राफ, दूसरा क्लास मार्क और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान, और थर्ड हमारा होगा क्लास मार्क और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ। यानी ये तीनों ग्राफ आपको लाजमी बनाने होंगे एग्जाम में, ठीक है, अगर सिर्फ बात फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हो। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि क्वेश्चन में आपसे स्पेशली कहा जाए कि आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो फिर आप सिर्फ यही कॉलम लेंगे और इसके दरमियान यानी क्लास मार्क और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो है वो हम ग्राफ बनाएंगे, जो कि होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। या आपसे ये कहा जाए कि आप परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए, तो फिर हम सिर्फ ये वाला कॉलम लेंगे और इसके दरमियान ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। स्पेशली अगर आपसे नाम लेके कहा जाए कि आप वही बनाए, तो आप सेम वही बनाएंगे। लेकिन अगर सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कह दिया जाए, तो उस सूरत में आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन नहीं बनाएंगे, बल्कि आप तीन जो है वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको बात समझ आ गई होगी। यही बात मैंने आपसे अनग्रुप डाटा में भी कही थी और सेम यही बात मैं आपसे ग्रुप डाटा में भी कहूंगी, ठीक है। तो क्लास जैसे कि आपको बताया था मैंने कि जब कभी भी हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं, तो उसके लिए हम 2 क्लासेस जो है वो अपनी तरफ से ऐड करते हैं, एक फर्स्ट क्लास और एक लास्ट क्लास। ये क्लासेस हमारी कहलाती हैं डमी क्लासेस, यानी ये हमें अपनी तरफ से लाजमी ऐड करनी होती है। क्यों ऐड करनी होती है? इसकी वजह यह है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हमेशा 0 फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट होता है और 0 फ्रीक्वेंसी पे एंड होता है। यानी हमें फर्स्ट और लास्ट लाजमी फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए होती है? 0 चाहिए होती है। इस वजह से हम 2 डमी क्लास अपनी तरफ से ऐड करते हैं, एक फर्स्ट और एक लास्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्लास अपनी तरफ से ऐड की है, तो वो आप इससे पहले ले सकते हैं ना। यहाँ पर जैसे ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो हम चूंकि क्लास यहाँ पर हम अपनी मर्जी से इसलिए ले सकते हैं कि ये जो हमारी क्लासेस दी हुई है ये अनइक्वल क्लासेस हैं। हाँ, सेम अगर लेंथ की क्लासेस होती है, इक्वल क्लासेस होती है, तो फिर हम वही डिस्टेंस से लेते हैं जो डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिया गया है। लेकिन चूंकि इनके डिस्टेंस डिफरेंट है, तो लिहाजा हम कोई भी डिफरेंस से यहाँ पर क्लास ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया 5 से लेकर 15 तक, ठीक है। नेक्स्ट 20 से स्टार्ट हो रही है, तो फर्स्ट क्लास ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की है। चूंकि ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0। सेम इसी तरह से लास्ट देखिएगा, मेरी लास्ट एंड हो रही है 170 पे, तो मैंने नेक्स्ट क्लास जो अपनी तरफ से ऐड की है वो 175 से स्टार्ट की है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं 180 भी ले सकती थी, क्योंकि देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन मैंने जान के नहीं ली 180, क्योंकि अगर 180 में लेती, उस सूरत में ग्राफ की वैल्यू बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाती, बहुत ज्यादा हाईएस्ट हो जाती, और ग्राफ पेपर पर प्लॉट करना काफी मुश्किल हो जाता। तो लिहाजा मैंने 175 से स्टार्ट की। इससे कोई मैटर नहीं करता, बस इससे बड़ी होनी चाहिए, 170 से ग्रेटर होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि 180 ही ले हम, ठीक है। तो मैंने 175 से लेकर 185 तक एक क्लास अपनी तरफ से ऐड कर ली, और चूंकि ये मैंने अपनी तरफ से ऐड की, तो यहां फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? 0। आई होप कि आपको ये टेबल यहां तक समझ आया होगा। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट कॉलम की तरफ, जो कि है क्लास मार्क्स। अब क्लास मार्क कैसे फाइंड होता है? फॉर्मूला आपके सामने मैंने नीचे लिखा हुआ है, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो हमारा क्या आ जाता है? क्लास मार्क्स। यही काम हम सब क्लासेस के लिए करेंगे, तो 1 बाय 1 हम करते रहते हैं और क्लास मार्क फाइंड करते रहते हैं। अब देखें यहां पर फर्स्ट क्लास को अगर हम देखें, तो लोअर क्लास लिमिट मेरी है 5 और अपर क्लास लिमिट है 15। तो हम यहां पर पहले इसको फाइंड कर लेते हैं, लोअर क्लास लिमिट 5, फिर प्लस फॉर्मूले के मुताबिक आप वैल्यू को रखते जाएं, अपर क्लास लिमिट है 15,
इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 से। सेम इसी तरह से यहां देखिएगा, ये लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट यानी के 20 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। इस तरीके से हम डिवाइड कर करके क्लास मार्क यहां पर फाइंड करते रहेंगे। उसी तरह से फिर यहां नेक्स्ट देखिएगा, लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट। ठीक है, अब हम इन सबको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाते हैं और वैल्यू यहां पर लिखते जाते हैं। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम पहले इन दोनों वैल्यू को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो मैं आपके सामने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करती हूँ और वैल्यू फाइंड करके लिखती जाती हूँ। जब हम 5 को 15 में प्लस करते हैं तो 20 आता है। 20 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 10। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट देखिएगा, 20 प्लस 40 जी। इनको प्लस करने के बाद जब 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 30। इसी तरह से यहां देखें, ठीक है, तो ये मेरा आ चुका है क्लास मार्क्स। ठीक है, सभी क्लास के लिए मैंने क्लास मार्क्स फाइंड कर लिया है क्लास। अच्छा, अब देखिए यहां पर आ रहा है नेक्स्ट कॉलम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हम फाइंड करेंगे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन। एन का मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी जितनी हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है इन सबका टोटल। इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एन से। समीशन ऑफ एफ से भी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और स्मॉल एन से भी। यहां पर मैंने स्मॉल एन लिया है। तो देखिए जब मैं इन सब फ्रीक्वेंसी का टोटल करूंगी तो सब फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे पास आ जाएगा 40। ठीक है, तो यहां पर फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा 40। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, हर फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करती जाऊंगी तो मेरा क्या आता जाएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी पहली फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, 0। 0 को मैं डिवाइड कर देती हूँ टोटल फ्रीक्वेंसी यानी कि 40 से। तो जैसे कि आपको पता है कि 0 जब डिवाइड होता है, सॉरी 0 जब कोई भी नंबर जब 0 से डिवाइड होता है तो वो उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो फर्स्ट तो मेरा 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 को डिवाइड कर देंगे हम 40 से। अब हम बाकी की जो है वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखेंगे। पहले आप सब डिवाइड कर करके लिखते जाएं। 6 को डिवाइड कर देंगे फिर 40 से। ठीक है, इन सबको हम कैलकुलेटर से अभी डिवाइड करते हैं आपके सामने और कैलकुलेट करके लिखते जाते हैं। ठीक है जी, जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 40 से कैलकुलेटर से तो आंसर आता है 0.05। उसके बाद जब 6 डिवाइड होगा 40 से जी तो आंसर आएगा 0.15। सेम 12 को डिवाइड करेंगे 40 से। ये 40 डिवाइड होगा 0 से तो फिर आंसर आ जाएगा 0। आपको पता है 0 से कोई भी चीज डिवाइड होती है तो आंसर 0 आता है। ठीक है, तो ये मेरे पास कॉलम आ चुका है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला आपके सामने नीचे लिखा हुआ है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 100। यानी ये जो मेरे पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आई है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई 100 से कर दूंगी तो मेरे पास परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आती जाएगी। ठीक है, तो हम कर देते हैं 1 बाय 1। पहले हम 0 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। उसके बाद 0.05 मल्टीप्लाई बाय 100।
इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते जाते हैं और हम लिखते जाते हैं। ठीक है जी। तो फर्स्ट है जीरो जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी चीज से या कोई भी नंबर जीरो से डिवाइड होता है तो वो जीरो हो जाता है। तो देखिए फर्स्ट जीरो जब मल्टीप्लाई 100 से होगा तो आंसर जीरो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें यहां पर मैंने आपको मल्टीप्लाई का एक मेथड पहले भी बताया था, दोबारा बता रही हूं। डेसिमल वैल्यू को जब कभी भी हम किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 100 हो, 1000 हो, 10 हो, यानी स्टार्ट में यहां पर 1 लिखा हो, उसके बाद बेशक जितने भी जीरो, तो उनको मल्टीप्लाई करना इजी होता है। उसके लिए आपको कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है, सिर्फ एक स्ट्रेटजी है। अगर आप वो समझ जाते हैं तो आपको विदाउट एनी कैलकुलेटर, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर आप आसानी से उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपका टाइम काफी सेफ हो जाता है, इसके लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखें इसमें अब करते क्या है, जब कभी भी कोई वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई होती है और डेसिमल पॉइंट के साथ होती है तो देखिए उसमें होता क्या है कि ये वैल्यू जो जाहिर है 1 से मल्टीप्लाई होगी तो उस वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या पड़ता है कि डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होता है। तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट कहां होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू दी राइट मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड में क्या होता है, राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा। और कितने डिजिट के बाद होगा, जितने यहां पर जीरो हैं। अगर यहां पर 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा। यानी आप देख सकते हैं डेसिमल पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है, ये मूव होकर कहां आ जाएगा, लास्ट में। तो जब लास्ट में आएगा तो सिर्फ मेरा क्या रह जाएगा, 5। ठीक है, 5 रह जाएगा। परसेंटेज का साइन लगाएंगे क्योंकि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। उसके बाद ये देखें यहां पर जब डेसिमल पॉइंट मूव होकर लास्ट में शिफ्ट होगा, चूंकि 2 जीरो है तो 2 डिजिट के बाद शिफ्ट होगा फ्रॉम लेफ्ट से राइट की तरफ, तो यहां पर हो जाएगा 15। तो क्लास आपको पता है लास्ट में हम डेसिमल पॉइंट नहीं लगाते और जीरो हट जाएगा, क्योंकि जाहिर है जब यहां से पॉइंट ही हट गया तो फिर स्टार्ट में जीरो की कोई हैसियत नहीं होती है। इसी तरह से यहां देखें 2 जीरो है लेकिन यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद सिर्फ हमारे पास 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट हम खुद से बना लेते हैं। वो कैसे कि यहां पर देखिए 1 डिजिट है, अगर मैं 1 डिजिट और बढ़ाना चाहूं तो मैं क्या लगाऊंगी, 0 लगा दूंगी। अब कितने हो गए, 2 डिजिट हो गए। डेसिमल पॉइंट जब मूव होगा 2 डिजिट के बाद तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां देखें डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट के बाद मूव होगा तो ये हो जाएगा 35। उसी तरह से यहां देखें 0.1 भी 1 डिजिट है, जबकि हमारे पास जीरो कितने हैं, 2। अब हम यहां पर अपनी तरफ से 2 डिजिट किस तरह बनाएंगे कि मैं लास्ट में यहां पर 0 लगा देती हूं। ये मैंने 1 जीरो का और इजाफा कर दिया, क्यों कि मुझे 2 डिजिट के बाद मूव करना है डेसिमल पॉइंट को, इसलिए आप अपनी तरफ से लास्ट में 1 जीरो लगा सकते हैं। तो डेसिमल पॉइंट जब 2 डिजिट के बाद मूव होगा तो ये हो जाएगा 10%। इसी तरह से यहां पर भी 2 डिजिट के बाद मूव होगा तो ये हो जाएगा 5%। और जाहिर है कि 0 जब किसी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या कर देता है, 0। ये हो जाएगा 0%। ठीक है, यहां भी परसेंटेज का साइन लगा देते हैं जी। तो ये इस तरह से मेरा कॉलम आपके सामने आ चुका है। ठीक है, तो क्लास अब इसको चेक करने का तरीका ये होता है कि जब आप इन सबको टोटल करेंगे ना, तमाम परसेंटेज को, तो इनका टोटल लाजमी 100 आना चाहिए। ठीक है, होल नंबर है तो 100 आएगा, लेकिन अगर डेसिमल है तो 100 के करीब करीब आएगी वैल्यू, जैसे 99.9 आ सकती है, 99.8 आ सकती है, तो उसे ऑलमोस्ट राउंड ऑफ करके 100 ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर चूंकि होल नंबर है और मैंने कैलकुलेटर से पहले से कैलकुलेट की हुई है, और जाहिर है कि मेरा जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 100। ठीक है, इसका टोटल 100 आएगा। आप भी अपने कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। इसी तरह से अगर आपको रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो कि अगर ये कैसे, ये आपने सही निकाली है बिल्कुल, तो इनका टोटल जो है वो 1 आएगा। जैसे परसेंटेज का टोटल 100 आएगा, इसी तरह से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल आपके पास 1 आना चाहिए। इसका मतलब आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल ठीक फाइंड करनी है। तो इनका टोटल मेरे पास 1 आ रहा है।
ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे इसलिए होगा क्योंकि क्लास यहाँ पर देखिए हमने 2 डिजिट लिए है सिर्फ, तो थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये कॉलम आपके सामने है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का कॉलम आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, रजिस्टर में, कहीं भी, क्योंकि जब आपको ग्राफ की तरफ हम लाएंगे, ग्राफ बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के, 3 ग्राफ हम यहां पर बनाएंगे। एक क्लास मार्क्स फ्रीक्वेंसी के दरमियान, क्लास मार्क रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के दरमियान, क्लास मार्क परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के दरमियान। तो उस वक्त टेबल बोर्ड पर शो नहीं होगा, लिहाजा इसको आप अपने पास नोट करके रख लीजिए। जब ग्राफ बनाएंगे तो आप उस टेबल से अपनी वैल्यूज को टैली करते जाइएगा। जी, तो क्लास नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ की तरफ आ गए हम। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हम यहाँ पर 3 ग्राफ बनाएंगे। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का होगा विद क्लास मार्क के साथ, और दूसरा होगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ, और थर्ड वन होगा हमारा परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के साथ। अभी हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं क्लास मार्क्स और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने स्केलिंग किस तरीके से की है ग्राफ की, एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, वाई एक्सिस में कितने स्मॉल स्क्वायर लिए, ये आप यहाँ देख लीजिए, स्केल आपके सामने है। अलोंग एक्स एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट, यानी कि जितने भी छोटे छोटे आपको 5 स्मॉल स्क्वायर नजर आ रहे हैं वो 10 यूनिट के इक्वल हैं। हर 5 स्मॉल बॉक्स के बाद 10 यूनिट का इजाफा हो रहा है, जैसे 5 के बाद फिर 20 आ जाता है, फिर 30 आ जाता है, फिर 40, फिर 50, यानी हर 5 स्मॉल बॉक्स के बाद 10 यूनिट का इजाफा होता जा रहा है। अलोंग वाई एक्सिस पे देखिएगा, वाई एक्सिस पे जो 10 स्मॉल स्क्वायर है वो इक्वल है 2 यूनिट्स के, यानी हर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2 यूनिट का इजाफा हो रहा है। ये 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2 आया, 2 के बाद फिर 4 के बाद 6 के बाद 8, इस तरह से आप देख सकते हैं कि हर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2 यूनिट का इजाफा होता जा रहा है। तो ये आप स्केल ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर लिख लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ की तरफ। ये तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ, देख सकते हैं ये मेरी क्लास मार्क्स है एक्स एक्सिस पे, जबकि वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है। स्केल आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरीके से आपने स्केल बनाना है। अब हम देख लेते हैं हमारे टेबल में क्या वैल्यू गिवन है। तो देखें, पहली जो मेरी क्लास मार्क्स है वो 10 है, जबकि y क्या है 0 है। तो यहां भी हमने देखे x एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं करना, y एक्सिस 0 से स्टार्ट होगा, जबकि x एक्सिस 0 से स्टार्ट नहीं होता। अपनी तरफ से कुछ स्मॉल बॉक्सेस छोड़ने के बाद आप अपनी वैल्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहली जो मेरी है वो है 10, जबकि y क्या है 0। तो देखिए 10 तो मेरा ये रहा क्लास मार्क्स, और 0 यहीं पर है, तो हम इसी पर पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर छोटा सा सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको वाजे हो। ये पॉइंट देखें यहीं आ गया 0 पर। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी क्लास मार्क्स है वो है 30 पर मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है 2 है। तो 30 ये रहा और 2 ये आपके सामने है, ये रहा। 30 पे हम 2 को प्लॉट कर देते हैं, ये देखें इस तरीके से। मैं इसको सर्कल भी करती रहती हूँ साथ साथ ताकि आपको वो पॉइंट वाजे हो। तो क्लास मैंने कोशिश की है ग्राफ को बहुत ज्यादा जूम करने की ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नजर आए, लेकिन फिर भी अगर आपको नजर आने में मसला होता है तो आप मोबाइल के थ्रू मजीद उसको जूम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो मेरी क्लास मार्क्स है वो है 60, और 60 पर मेरी फ्रीक्वेंसी है 6। ये रहा 60 आपके सामने, और फ्रीक्वेंसी क्या है 6 है। तो हम 6 पे यहां पर पॉइंट लगा लेंगे, ये देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मेरी क्लास मार्क्स है 85, और 85 पर मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है 12। 85 अब कहां होगा, देखिए ग्राफ में 85 मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि 80 और 90 के दरमियान कहीं होगा ना 85। तो इसके 80 और 90 के बिल्कुल सेंटर में, यहां देखें बिल्कुल सेंटर में हम पॉइंट लगा लेंगे। कहां पर 12 पर, ये रहा 12। ठीक है, और 80 और 90 के सेंटर में यहां पर लगानी है मुझे 12 के बिल्कुल सामने। तो देखिए सेंटर यहां कहीं होगा बिल्कुल, ये देख सकते हैं आप, ये सेंटर है 80 और 90 का सेंटर, ये रहा, और 12 के सामने। ये मैं इसको सर्कल कर देती हूं। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट है 105, 105। उस पर फ्रीक्वेंसी मेरी है 14,
जी, क्लास मार्क्स है 105 जबकि फ्रीक्वेंसी है 14। तो 105 कहाँ होगा? यकीनन 100 और 110 के सेंटर में होगा। तो इससे इसके भी बिल्कुल हम सेंटर में ले लेते हैं, 100 और 110 के सेंटर में। तो सेंटर पॉइंट यहां कहीं होगा और मेरी क्या आ रही है? 14 आ रही है। इस पर फ्रीक्वेंसी 14, ये देख सकते हैं 14 सबसे ऊपर है और 10 और 110 का सेंटर ये यहां कहीं होगा। ये देख सकते हैं मैं बिल्कुल सेंटर में पॉइंट लगा रही हूं, 100 और 110 के सेंटर में और 14 के बिल्कुल सामने। ये मैंने यहां पर इसको सर्कल कर दिया। उसके बाद 130 क्लास मार्क्स पर मेरी आ रही है फ्रीक्वेंसी 4। तो 130 कहाँ है? ये रहा 130 आपके सामने और फ्रीक्वेंसी है 4, ये 4 है। ठीक है, तो 130 के सामने 4 पर बिल्कुल मैं एग्जैक्टली आपके सामने यहां पॉइंट लगा देती हूँ। ये देखें 130 से ऊपर और 4 के बिल्कुल सामने ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर दिए। उसके बाद 160 है मेरी नेक्स्ट क्लास मार्क्स और उस पर फ्रीक्वेंसी है 2। जी, 160 ये रहा और फ्रीक्वेंसी है 2, तो 2 ये रहा आपके सामने और 160 पर ये यहां पर आ जाएगा। स्टार्ट ही 2 से हो रहा है वाई एक्सेस। तो ये देखें ये 160 पर मैंने क्या लगा दिया? 2, फ्रीक्वेंसी 2 है। उसके बाद लास्ट है मेरी 180 और 180 पर 0 है। आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन 0 से स्टार्ट होता है और 0 पर खत्म होता है। तो ये देखें 180 बिल्कुल लास्ट में आपको नजर आ रहा है और 0 चूंकि यही है तो इसी लाइन पर बिल्कुल हम पॉइंट लगा देंगे। ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इन तमाम पॉइंट्स को आपके सामने मैं ज्वाइन कर देती हूं। तो कर देते हैं ज्वाइन। इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट को हम इससे ज्वाइन करेंगे, फिर इसको इससे, जी, फिर ये पॉइंट इससे ज्वाइंट हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन चुका है जो कि 0 से स्टार्ट हुआ है आपके सामने फ्रीक्वेंसी और 0 पर ही एंड हुआ है। ठीक है, अभी देखें ये इस पे आप अंदर चाहे तो कलर करें, पेंसिल शेड करें, जो आपका दिल चाहे आप करें, लेकिन आपका ग्राफ यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, सिंपल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ फ्रीक्वेंसी के साथ हमने आपको दिखा दिया। अब हम नेक्स्ट इसका रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ भी ग्राफ बनाएंगे, तो एक्स एक्सिस सेम रहेगा, क्लास मार्क्स सिर्फ चेंजिंग कहाँ होगी? वाई एक्सिस पे। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी के बजाय क्या आ जाएगा? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आ जाते हैं नेक्स्ट ग्राफ की तरफ। जी, तो क्लास आ गए रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ की तरफ। तो यहाँ पर सेम हमारा वही रहेगा, एक्स एक्सिस, क्लास मार्क्स हम एक्स एक्सिस पे ही लेंगे और वाई एक्सिस चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर आ जाएगा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी आपसे कॉलम इसका बनवा चुकी हूँ, पूरा टेबल आपके सामने है। टेबल आपने यकीनन नोट कर लिया होगा। उस टेबल को अपने सामने रखिएगा और जैसे जैसे मैं प्लॉट करते जा रही हूँ ग्राफ पर, आपने उसको टैली करते जाना है। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर मैंने किस तरीके से स्केल को डिजाइन किया है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। देखिए एक्स एक्सिस तो सेम है, जो हमने पहले लिया था फ्रीक्वेंसी के साथ वही आ जाएगा। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट ही लिए हैं हमने। हर 5 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 10 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद फिर अलोंग वाई एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं कि हर 10 स्मॉल स्क्वायर जो है वो 0.1 यूनिट्स के इक्वल है, यानी हर 10 के बाद हमारा 0.1 का इजाफा होता जा रहा है। आप देख सकते हैं 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 एंड सो ऑन, इस तरीके से। ठीक है, तो बहुत आसान इसका मैंने स्केल आपके सामने बनाया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इस स्केल को आप कहाँ नोट करेंगे? ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ग्राफ पेपर की तरफ। आ जाए तो देख लीजिएगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बना रहे हैं आपके सामने। टेबल यकीनन आपने अपने रजिस्टर में, कॉपी में नोट कर लिया होगा, क्योंकि अब स्क्रीन पर टेबल शो नहीं होगा। तो अपने टेबल से जो भी मैं बना रही हूँ ग्राफ
पेपर पर वैल्यू प्लॉट करनी हो उसे टैली करते जाएं। तो स्केल भी आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हमने करना क्या है कि हमने टेबल से वैल्यू को नोट करना है और यहाँ पर ग्राफ पेपर पर प्लॉटिंग करते जाना है। तो जो मेरी पहली क्लास मार्क्स है वो 10 है और 10 पर मेरी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 0 है। तो पहला पॉइंट तो मेरा यहीं आ जाएगा, तो ऑलवेज आपका 0 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि स्टार्ट ये 0 से होती है और 0 पर ही एंड होती है। बेशक फ्रीक्वेंसी के साथ बने, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ बने या परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के साथ बने, ये स्टार्ट हमेशा 0 से ही होगी, ठीक है। उसके बाद 30 पर मेरी वैल्यू आ रही है 0.05। 0.05 का मतलब है कि बिल्कुल 0.1 और 0 के सेंटर में, ठीक है। तो देखिए सेंटर पॉइंट मेरा ये रहा और इस पर मेरी क्लास मार्क्स है 30। 30 के सामने यहां पर बिल्कुल हम यहां लगा देंगे इसके सामने, जो कि 0 और 0.1 का बिल्कुल मिड है, सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस पे मैं सर्कल भी कर देती हूं ताकि आपको वाजे हो। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी क्लास मार्क्स 60 और 60 पर मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.15। ये रहा 60 और 0.15 का मतलब है कि 0.1 और 0.2 के बिल्कुल सेंटर में, बीच में, ठीक है। तो देखिए सेंटर पॉइंट ये रहा और 60 ये रहा, ये देखें यहां पर आ जाएगा ये पॉइंट 60 के बिल्कुल ऊपर और 0.1 और 0.2 के बिल्कुल सेंटर में। ये मैंने इसको सर्कल कर दिया ताकि आपको वाजे हो। उसके बाद फिर नेक्स्ट है मेरी क्लास मार्क्स 85 और 85 पर मेरी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.3। 85 पर 0.3 ये रहा 0.3 और 85 का मतलब है कि 80 और 90 के सेंटर में, यानी कि यहां बिल्कुल, और 0.3 के सामने हम लगाएंगे, ये रहा 0.3 और 80 और 90 का सेंटर ऑलमोस्ट यहां होगा, ठीक है। ये रहा, ये देख सकते हैं आप 80 और 90 के बिल्कुल सेंटर में मैंने पॉइंट लगाया है और 0.3 के सामने मैं इसको सर्कल कर देती हूं। उसके बाद फिर 105 है नेक्स्ट मेरी क्लास मार्क्स और उस पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.35। 0.35 किस पर आ रही है, 105 पर। 105 का मतलब है कि 100 और 110 के सेंटर ये रहा, ठीक है। और 0.35 का क्या मतलब है कि 0.3 और 0.4 के सेंटर में बिल्कुल, ठीक है ना। हाफ 5 की बात हुई ना, 0.35 तो ये सेंटर में आ रहा होगा बिल्कुल, ये देख सकते हैं। और इसका सेंटर ये रहा, ठीक है। तो ये यहां लगाएंगे हम, ये पॉइंट इधर आ जाएगा, ठीक है। इस पे मैं सर्कल कर देती हूँ। ये वाला पॉइंट नहीं है क्लास, बाय मिस्टेक लग गया, इसको छोड़ दे। अच्छा, उसके बाद 105 के बाद है 130। हमारी क्लास मार्क्स है 130 जिस पर मेरा रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 0.1। तो 0.1 ये रहा और 130 ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो 130 पर मुझे लेना है 0.1 जो कि यहां पर आ जाएगा बिल्कुल 0.1 के सामने। तो ये देख सकते हैं यहां पर मैं इस तरीके से लगा देती हूँ पॉइंट। फिर 160 है नेक्स्ट। 160 पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 0.05। 160 ये रहा और 0.05 का मतलब है कि 0.1 और 0 के सेंटर में, ठीक है, यानी कि यहां, और ये आ जाएगा 160। ये देखें यहां आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। 0 और 0.1 के सेंटर बिल्कुल, यानी कि 5 स्मॉल स्क्वायर लेंगे हम और 160 के बिल्कुल ऊपर। उसके बाद लास्ट है 180 पर 0। जैसे कि आपको पता है ये रहा लास्ट मेरा 180 और इस पर क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 है, तो हम यहीं पर ही ये पॉइंट लगा देंगे लास्ट। तो मैंने सर्कल कर दिया। अब इन तमाम सर्कल किए हुए पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करके दिखा देती हूँ आपके सामने।
जी, ये देख सकते हैं तमाम पॉइंट्स ज्वाइंट हो चुके हैं। तो ये मेरा क्या कहलाता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो चेंजिंग सिर्फ वाई एक्सिस पे होती है, एक्स एक्सिस हमारा सेम रहता है। क्लास मार्क्स हमें हर दफा वही लेनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट, हमारा जो ग्राफ है वो है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, तो आ जाते हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। जी, तो क्लास आ गए हैं परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरफ। अब हम जो है वाई एक्सिस पे क्या लेंगे, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी, जबकि एक्स एक्सिस हमारा सेम वही रहेगा, क्लास मार्क्स, जैसे कि हम लेते आ रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में। अब इसके स्केल को समझ लीजिए कि हमने एक्स और वाई एक्सिस को किस तरीके से डिजाइन किया है। तो देख लीजिए, अलोंग एक्स एक्सिस पे हमने लिया है 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 यूनिट। वही है सेम जो शुरू से चलता आ रहा है कि 5 स्मॉल स्क्वायर 10 यूनिट्स के इक्वल है। इसी तरह से वाई एक्सिस क्या है, 10 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट, यानी कि हर 10 स्मॉल स्क्वायर के बाद 5 यूनिट का इजाफा हो रहा है, आप देख सकते हैं। फिर 10 के बाद, फिर 5 के बाद 0 के बाद 5 है, 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 20 20, इस तरह 5 यूनिट्स का हर 10 स्मॉल बॉक्स के बाद इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से स्केल है। ये स्केल मैंने यहां पर लिखा है, आप कहां लिखेंगे, ग्राफ पेपर के कॉर्नर पर। अब आ जाते हैं हम परसेंटेज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के ग्राफ की तरफ। तो ग्राफ आपके सामने है, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क्स, जबकि वाई एक्सिस पे परसेंटेज फ्रीक्वेंसी है। इसका टेबल यकीनन आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अपने रजिस्टर को खोल के रखिए, टेबल सामने रखिए। जैसे जैसे मैं इस पे प्लॉटिंग करती जा रही हूँ ग्राफ पर, आप उसको अपने टेबल से नोट करते जाएं, टैली करते जाएं। तो देखिए, फर्स्ट जो हमने जो बनाना है वो क्लास मार्क्स और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट क्लास मार्क्स है वो है 10, और जाहिर है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या होगी, 0 होगी यकीनन। तो ये देख लीजिए, पहला पॉइंट तो हम यहीं लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास मार्क्स है वो है 30, और 30 पर मेरी परसेंटेज आ रही है, फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 5। जी, ये रहा 30 और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज 5, ये रहा 5 के ऊपर हम इस तरीके से मार्क्स लगा देंगे। इस पे सर्कल कर देती हूं मैं। उसके बाद फिर 60 पर आ रहा है 15, ये रहा 60, क्लास मार्क 60 है, और 15 ये रहा आपके सामने नजर आ रहा है आपको 15, ये रहा, ये यहां पर आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद फिर 85 पर 30 है, 85 कहां होगा, यकीनन 80 और 90 के सेंटर में होगा, और इस पर मेरी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 30। तो ये देखिए, मैं इसी के सेंटर से ऊपर जा रही हूं और 30 पे स्टॉप हो जाएंगे। तो देखिए, ये इसका सेंटर है, और 30 के बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया है। और किसका सेंटर है ये, 80 और 90 के बिल्कुल सेंटर में, मिड में आ गए। ठीक है, उसके बाद 105 है मेरी नेक्स्ट क्लास मार्क्स, और उस पर परसेंटेज है 35। तो 105 कहां होगी, यकीनन 100 और 110 के सेंटर में होगी, यहां पर आएगा कहीं बीच में। और 35 जो है वो मेरा कहां जाएगा, सबसे ऊपर, ये लास्ट में आप देख रहे हैं 35, ये यहां पर आ जाएगा। ये देखें, इसका सेंटर ये रहा, और 35 के बिल्कुल सामने ये मैंने पॉइंट लगा दिया। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आपको। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास मार्क्स है मेरी 130, और 130 पर परसेंटेज है 10। जी, 130 ये रहा, और इस पर परसेंटेज कितनी आ रही है, 10, ये रहा 10। तो 130 के ऊपर और 10 के बिल्कुल सामने मैं यहां पर पॉइंट लगा देती हूं, ये रहा, ये 130 के ऊपर और 10 के सामने, इसको सर्कल कर देती हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास मार्क्स है 160, और 160 पर मेरी फ्रीक्वेंसी परसेंटेज है 5। तो देखें, 160 ये रहा, और फ्रीक्वेंसी परसेंटेज है 5, तो 5 ये रहा। ठीक है, ये रहा इसके सामने, 160 के ऊपर और 5 के बिल्कुल सामने। ठीक है, उसके बाद 180 पर जाहिर है कि 0 होगी, जैसे कि हर दफा हो रही है। तो 180 पर फ्रीक्वेंसी मेरी आ जाएगी 0, तो ये हम 0 पर ही लगा देते हैं पॉइंट, इस तरीके से। ठीक है, अब इन तमाम पॉइंट्स को मैं आपके सामने ज्वाइन करके दिखा देती हूं।
जी ये देख सकते हैं, बिल्कुल सेम एक ही तरीके से बनता है, बस सिर्फ चेंजिंग यहाँ आती जाती है बैक सिक्स में, बाकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बिल्कुल सेम इसी तरीके से बनेगा जैसे कि शुरू से बनता आ रहा है। तो यहाँ पर मेरा लास्ट परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी पॉलीगॉन भी कंप्लीट हुआ। तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के इस तरह से आपके पास आता है बनाने को, तो आप ये तीनों ग्राफ बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी के साथ। ठीक है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे इस पे कलर करें, शेड करें, जैसा आपका दिल चाहे। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जी तो क्लास नेक्स्ट हम आ चुके हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल की तरफ। तो देख सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सिर्फ हमें 3 कॉलम्स की नीड होती है। फर्स्ट हमारा होता है क्लास लिमिट का, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। सेकंड है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और थर्ड हम लेते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ऑलरेडी आप फाइंड करना आपको आता है। तो किस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। पहले हम करेंगे क्या, इसमें जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। और सेकंड फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरह आएगी, यानी इसकी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसमें हम ये फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से आपको बता देती हूं कि ये वाली 6 2 में प्लस होगी, तो नेक्स्ट मेरी आ जाएगी 8, ठीक है। इसी तरह से हर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी में ऐड होती जाएगी। अब 8 जो मेरे पास आया है वो 12 में प्लस हो जाएगा। आपको मैं यहां पर लाइन लगा के बता देती हूं कि ये 8 जो है ये 12 में प्लस होगा, तो 8 + 12 हो जाएगा 20। इसी तरह से 20 में हम 14 को प्लस करेंगे। ये देख लीजिए, ये 14 जो है ये अब 20 में प्लस होगा, तो 20 + 14 मेरा हो जाएगा 34, ठीक है। इसी तरह से 34 में हम प्लस कर देंगे नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी मेरी क्या है, 4 है, तो जब हम इसमें 4 प्लस करेंगे 34 में, तो ये हो जाएगा 38, ठीक है। जी ये 38 हो गया। उसके बाद 38 में अब ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड होगी, तो ये हो जाएगा 40। 38 में जब 2 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। ये मेरे पास तमाम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अच्छा ये चीज का ख्याल रखिएगा कि लास्ट जो मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी का टोटल होगी, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं इसका मतलब आपने बिल्कुल ठीक फाइंड की है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हम आ जाते हैं लास्ट अपने ऑगिफ की तरफ कि ऑगिफ का टेबल किस तरीके से बनता है। आइए अब हम ऑगिफ का टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। जी तो क्लास आ गए हैं ऑगिफ की तरफ। ऑगिफ को हम दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जैसे कि आपको अनग्रुप डेटा का क्वेश्चन जब हम कर रहे थे जब भी बताया था कि इसके 2 नाम होते हैं बेसिकली। ऑगिफ को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में इस नाम से आ जाता है तो आप समझ जाइएगा कि आपसे ऑगिफ की ही बात की जा रही है। जी तो क्लास इसमें भी हम क्या करते हैं, डमी क्लास को ऐड करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन ऑगिफ में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डमी क्लास ऐड होती है, लास्ट में हम कोई डमी क्लास ऐड नहीं करते, जैसे कि हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में करते हैं। दोनों तरफ डमी क्लास ऐड होती है, एक फर्स्ट में और एक लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट में ऐड होगी, तो जाहिर है कि चूंकि हमने फर्स्ट डमी क्लास अपनी तरफ से ऐड की है, तो यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सेम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ऑगिफ के लिए हमारा एक कॉलम का और इजाफा होता है जो कि कहलाता है अपर क्लास बाउंड्री। तो अपर क्लास बाउंड्री का कॉलम आपके सामने मैंने बना दिया है, और अपर क्लास बाउंड्री किस तरीके से फाइंड होगी उसके लिए हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन के लिए पहले हम फाइंड करेंगे डी, यानी कि दोनों क्लासेस के दरमियान डिफरेंस फाइंड करेंगे, और ये फॉर्मूला आपके सामने है फॉर ग्रुप डेटा। देखिए याद रखिएगा, अनग्रुप डेटा के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उसका तरीका दूसरा है। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा के लिए। उसके बाद जब हमारा डी आ जाएगा तो अपर क्लास बाउंड्री किस तरीके से आएगी, अपर क्लास लिमिट प्लस d/2। जी तो अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री। उसके लिए हम पहले फाइंड करेंगे डी, और डी फाइंड करने के बाद हम फाइंड करते हैं अपर क्लास बाउंड्री। जी तो क्लास अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट जो मेरी क्लास थी
उसको तो मैंने क्योंकि अपनी तरफ से ऐड किया था, ठीक है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, हम स्टार्ट यहां से करेंगे क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहां से गिवन है, ठीक है, 20 से 40 तक। ये नहीं लेंगे हम क्लास, क्योंकि ये हमारी खुद की ऐड की हुई है, ठीक है, डमी क्लास है, तो डमी क्लास को छोड़ दीजिए, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, इसी को फर्स्ट क्लास कंसीडर करेंगे। दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 एंड 6, ठीक है। तो देखिए फॉर्मूला है मेरे पास, लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास। लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास का मतलब है ये मेरे पास अगर फर्स्ट है तो ये सेकेंड होगी ना, तो सेकेंड की लोअर क्लास लिमिट यानी कि ये वाली, ठीक है, 15। ये मेरे पास लोअर है, ये अपर है, ये लोअर है, ये अपर है, जैसे कि आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास का मतलब है पहले मैं क्या लूंगी, 50 लूंगी, और फिर माइनस करूंगी अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास, तो ये फर्स्ट क्लास है, इसकी अपर क्लास लिमिट क्या है, 40। तो निकाल लेते हैं हम पहले डी। लोअर क्लास लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास मेरी हो जाएगी 50, और अपर क्लास लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास यानी कि 40। याद रहे ये वाली क्लास आपने नहीं लेनी क्योंकि ये आपकी खुद की ऐड की हुई है, दिस इज डमी क्लास जी। 50 में से 40 को जब हम माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा 10, ठीक है, डी क्या आ गया मेरा 10। उसके बाद अब हम फाइंड कर लेते हैं अपर क्लास बाउंड्री। जी अपर क्लास लिमिट, तो यहां से स्टार्ट करेंगे हम 40 से। तो देखें यहां पर 40 में पहले मुझे रखनी है अपर क्लास लिमिट, यानी सबकी मुझे क्या लेनी है, अपर क्लास लिमिट लेनी है। यहां पर मैं लोअर क्लास लिमिट नहीं लूंगी क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री फाइंड कर रही हूँ, क्लास बाउंड्री फाइंड नहीं कर रही। क्लास बाउंड्री के लिए फिर मुझे दोनों लेनी पड़ती है, लोअर क्लास बाउंड्री भी और अपर क्लास बाउंड्री भी, लेकिन यहां हम सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास बाउंड्री फाइंड कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपर क्लास लिमिट को ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो पहली अपर क्लास लिमिट है मेरी 40, स्टार्ट वाली नहीं लीजिएगा क्योंकि वो हमारी खुद की सपोजिशन है, ठीक है, डमी क्लास है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे 40 प्लस डी के प्लेस में हम रखेंगे 10, ये हो जाएगा 10/2, ठीक है जी। अब देखें यहां पर इजीली 10 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से कैंसिल हो सकता है, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो अपर क्लास बाउंड्री मेरी आ जाएगी 40 प्लस 5, ठीक है। अब कैंसिल होके यहां पर क्या रह गया, सिर्फ 5 रह गया ना, तो 40 में हम 5 प्लस करेंगे, ये हो जाएगा 45, ठीक है। देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट क्लास अपर क्लास बाउंड्री मेरे पास आ चुकी है 45, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं क्लास कि जितने भी यहां पर मेरे पास अपर क्लास लिमिट दी हुई है उन सब में हम 5 5 5 प्लस करते जाएंगे, क्योंकि डी हमारे चेंज नहीं होता, डी सिर्फ एक बार आता है, ठीक है, बार बार हम कैलकुलेट डी नहीं करते, सिर्फ एक बार कैलकुलेट करते हैं, और जो डी आ जाता है फिर हर क्लास अपर क्लास लिमिट में या लोअर क्लास लिमिट में वही डी ऐड होता रहता है, वही डी सब्ट्रैक्ट होता रहता है। तो हम बार बार इसी डी को जब ऐड करेंगे तो जाहिर है कि 5 है, तो 5 बार बार ऐड होगा अपर क्लास लिमिट में, तो हम बार बार यहां पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम हर अपर क्लास लिमिट में 5 प्लस करते जाएंगे और हमारी अपर क्लास बाउंड्री फाइंड होती जाएगी। तो देखिए यहां पर अगर मैं 5 प्लस करती हूं 15 में, तो ये कितना हो जाएगा 20, इसी तरह से 40 में जब 5 प्लस हुआ, ये आपके सामने मैंने किया, ये हो गया 45, फिर इसी तरह से 70 में हम 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 75, फिर हम 90 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 95, इसी तरीके से फिर 110 में जब 5 प्लस होगा तो ये हो जाएगा 115 यानी कि 115,
हर अपर क्लास लिमिट में हम 5 ऐड करते जाएंगे तो हमारी अपर क्लास बाउंड्री आती जाएगी। इसी तरह से 140 में 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 145। फिर 170 में जब हम 5 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 175। इस तरीके से आप देख सकते हैं मैंने सारी अपर क्लास बाउंड्री यहां पर फाइंड कर ली है। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ की तरफ। ओगिफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ओगिफ के ग्राफ के लिए हम एक्स और वाई एक्सिस पे क्या क्या लेंगे ये आपको मैं बता देती हूं जी। एक्स एक्सिस पे हम लेंगे अपर क्लास बाउंड्री को और वाई एक्सिस पे लेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। ठीक है जी, तो अब हम आ जाते हैं ओगिफ के ग्राफ की तरफ ताकि आपको पता चले कि ओगिफ का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है जी। तो क्लास आ गए अपने लास्ट ग्राफ ओगिफ की तरफ जिसका दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ठीक है, इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम ओगिफ भी है। तो लिहाजा इन दोनों में से जिस नाम से भी एग्जाम में आता है आप पहचान जाइएगा कि हम ओगिफ ही बनाने जा रहे हैं। तो इसका जो स्केल हम लोगों ने डिजाइन किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं अपर क्लास बाउंड्रीज जबकि वाई एक्सिस पे लिया जाता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। दोनों ही जो कॉलम है वो आपके टेबल में बनवाए जा चुके हैं। यकीनन टेबल भी आपने नोट कर लिया होगा अपने रजिस्टर में, तो वो रजिस्टर को आप अपने सामने रखिएगा। टेबल को टैली करते हुए आप ग्राफ से अपनी वैल्यू को टैली करेंगे। ठीक है, तो आप अपने सामने रख लीजिए टेबल को और देख लीजिए स्केल कैसे हमने डिजाइन किया है। अलोंग एक्स एक्सिस 2 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 यूनिट के इक्वल नहीं है क्योंकि जाहिर है कि अपर क्लास बाउंड्री की वैल्यू बहुत हाईएस्ट थी, बड़ी बड़ी वैल्यू थी, तो मैंने छोटे छोटे 2 स्मॉल स्क्वायर को 5 स्मॉल स्क्वायर के बराबर कंसीडर किया है जिसमें हर वैल्यू को मेंशन नहीं किया जा रहा, सिर्फ वही वैल्यू दिखाई जा रही है ग्राफ में जो कि आपके टेबल में गिवन है। ठीक है, अलोंग वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है 3 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 यूनिट, यानी हर 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2 यूनिट का इजाफा हो रहा है। आप देख सकते हैं 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद 2 है, फिर 3 स्मॉल स्क्वायर के बाद 4 है, फिर 6 है। इस तरह से 2 यूनिट का हर 3 स्मॉल बॉक्स के बाद इजाफा होता जा रहा है। ठीक है, और एक्स एक्सिस जो है वो हमारा 0 से स्टार्ट नहीं होगा। वो कोई भी ग्राफ हो एक्स एक्सिस को हमने 0 से स्टार्ट नहीं करना जबकि वाई एक्सिस 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कुछ बॉक्सेस कुछ स्मॉल स्क्वायर छोड़ने के बाद हम अपनी वैल्यू को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि हमारी जो वैल्यू है अपर क्लास बाउंड्री की वो 20 से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने 20 से स्टार्ट किया है। तो क्लास आ गए हैं ग्राफ की तरफ, देख सकते हैं ये अपर क्लास बाउंड्री है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है। स्केल आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूं। आप देखिएगा मेरी जो फर्स्ट वैल्यू है यानी कि जो फर्स्ट अपर क्लास बाउंड्री है वो मेरी 20 है और 20 पर जाहिर है कि जो हमने डमी क्लास ली थी, आपको पता है कि स्टार्ट में जो है ओगिफ के डमी क्लास ली जाती है तो उस पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी 0 होगी। तो 20 पर मेरी फ्रीक्वेंसी आ रही है 0, तो ये 0 आपके सामने है और 20 ये रहा। इसी पर मैं पॉइंट लगा देती हूँ, इस पर सर्कल भी कर देती हूँ ताकि ये पॉइंट वाजे हो। उसके बाद फिर सेकंड मेरी जो है अपर क्लास बाउंड्री वो है 45 और 45 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मेरी आ रही थी वो थी 2, तो ये रहा 2 और 45 ये रहा, तो 2 यहां पर आएगा। 3 स्मॉल बॉक्स के बाद ये रहा, यहां पर मैं पॉइंट लगा दूंगी। ठीक है, उसके बाद फिर 75 है मेरी नेक्स्ट अपर क्लास बाउंड्री और उस पर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 8। तो देखिएगा 75 पर हमने पॉइंट लगाना है 8, ये रहा 8, ये रहा 75, 8 यहां पर आएगा, ये देख सकते हैं 8 के बिल्कुल सामने और 75 के ऊपर यहां पर मैं पॉइंट लगा दूंगी, इसको सर्कल कर देती हूं। उसके बाद 95 अपर क्लास बाउंड्री पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी आ रही थी 20, तो 95 ये रहा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 20 कहां आएगा, ये रहा 20। ठीक है, ये 95 पर हम ऊपर गए और ये 20 के बिल्कुल सामने, ये देख सकते हैं ये रहा 95 और 20 ये रहा, 20 के बिल्कुल सामने मैंने यहां पॉइंट लगा दिया, इस पे मैं सर्कल कर देती हूं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरी अपर क्लास बाउंड्री 115 और उस पर मेरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 34, तो 115 ये रहा और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 34 कहां आएगा,
ये रहा 34, तो 15 पर हम यहां आ जाएंगे और 34 के बिल्कुल सामने ये देख सकते हैं, ये रहा 115 और ये रहा 34। ठीक है, बिल्कुल इन दोनों के सामने मैंने ये पॉइंट प्लॉट कर दिया है। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट मेरी क्लास अपर क्लास बाउंड्री है 145 और उस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 38। जी 145 पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ रही है 38, तो 38 ये रहा और 145 ये रहा। ठीक है, 145 पर ऊपर आएंगे और 38 के बिल्कुल सामने जी यहां पर आ जाएगा ये 38 के बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप, ये रहा 38 और 145 की लाइन में अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये देख लें एग्जैक्टली बिल्कुल उसके सामने ये पॉइंट आया है। मैंने इस तरीके से इसको प्लॉट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा लास्ट 175 अपर क्लास बाउंड्री और उस पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 40। ठीक, तो 175 पर मुझे लेना है 40, तो ये रहा 40 आपके सामने और 175 ये रहा। ठीक है, ये 40 है, 40 के बिल्कुल सामने और 175 के ऊपर ये एग्जैक्टली पॉइंट यहां आ जाएगा। जी तो क्लास जैसे कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूं कि ये जो है 0 से स्टार्ट होता है लेकिन 0 पर एंड नहीं होता हो गिफ्ट। ठीक है, लाइक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की तरह, जैसे वो 0 से स्टार्ट होता है और 0 पर एंड होता है, ये 0 पर एंड नहीं होता। और इसका ग्राफ हम हाथ से ड्रॉ करते हैं, स्केल से ड्रॉ नहीं होता ये। ठीक है, तो हम इसको हाथ से बनाएंगे, तमाम पॉइंट्स को अपने हाथ से ज्वाइन करना है बहुत ही सफाई से, नीट एंड क्लीन के साथ। ये देख सकते हैं, पेंसिल से बनाइएगा आप। जी ये देख सकते हैं मैंने तमाम पॉइंट्स को हाथ से ज्वाइन कर दिया है। अब मैं जो लास्ट पॉइंट है उसको लास्ट अपनी अपर क्लास बाउंड्री से इस तरह से ज्वाइन कर दूंगी। ये देख सकते हैं, इसको आप ज्वाइन कर दें तो ये देख सकते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर ऑगिफ का ग्राफ आपके सामने है जो कि बन चुका है। इसमें आप कलर करें, शेड करें, जो आपका दिल चाहे वो आप कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से मैं आपको रफली शेड करके दिखा रही हूँ, आप भी कर दीजिएगा। आप प्रॉपर तरीके से कीजिएगा, मैंने तो एक आपको बता दिया है, हिंट दे दिए कि आप इस पे कुछ भी कर सकते हैं, पेंसिल शेड करना चाहें या आप इस पे कलर करना चाहें, जो आपका दिल चाहे। बहरहाल आपका ग्राफ यहाँ पर रेडी है, ऑगिफ यहाँ पर कंप्लीट हुआ। यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। तमाम ग्राफ आपको डिटेल में बहुत कोशिश की है अच्छी तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की। अगर वीडियो पसंद आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो व्यूअर्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर भी क्या करें, ठीक है, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग में, क्लास फेलोज में, ताकि आपके अलावा दूसरों तक भी इल्म पहुंचे और ये सदके जारिया भी है। इंशाल्लाह मिलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।